हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूं उसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का आज ये दूसरा भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का यह दूसरा भाग है, जिसमें मैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार का बनावट यानी कि इसका निर्माण कैसे हुआ, यह कहाँ से आया, ठीक है, और इसकी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी है, मैं ये सारे चीज़ को मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मैं चाहूँगा कि पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें। अगर उसको देखने के बाद इसको देखते हैं तो यह आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा, और नहीं तो थोड़ा सा आपको ये समझने में बहुत परेशानी होगी इसमें। ठीक है, वैसे उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या मैं इसके लास्ट में इंड स्क्रीन में भी मैं उस वीडियो को सेट कर दूंगा। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार कभी फिर पढ़ने की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आइए, आज का ये दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, उसको हम शुरुआत करते हैं। तो मैं इसकी सारी मोटी मोटी विशेषताएं यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल कैसा है, उसका विस्तार कैसा है, मैं ये सब बता दिया हूँ। आज का हमारा जो शुरुआत है मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या होता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या होती हैं, जहाँ से प्रश्न हमेशा आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसमें आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है अरावली पर्वत। ठीक है ना, अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी, छोटा नागपुर के पठार, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, दंडकारण्य पठार, शिलोंग पठार, अन्नामलाई पहाड़ी और कदमाम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। इतने चीज़ों के बारे में प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पढ़ना होता है, और एक एक करके हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। आइए इसको एक बार फिर से मानचित्र पर समझ लेते हैं कि कहाँ है अरावली पर्वत। आप देखिए यहाँ पर है, यह जो है रेड कलर से जो बना हुआ है यह अरावली पर्वत है। आप मानचित्र को पहले अपने माइंड सेट में आप अच्छे तरीके से सेट कर लें। ठीक है, उसके बाद तब इसके बारे में जानेंगे। पहले तो आप इस मानचित्र को ही दिमाग में बैठा लें कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ उसका विस्तार है। तो अरावली पर्वत जो है, यह अरावली पर्वत वह यहाँ पर उसका विस्तार है। आप मानचित्र में समझ लें, फिर मैं एक एक करके चर्चा करूँगा कि कौन कहाँ पर है, उसकी विशेषता क्या है। मालवा का पठार, यह जो काला वाला स्पॉट जो देख रहे हैं यह मालवा का पठार है। ठीक है, उसके बाद विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत जो है मालवा के पठार के दक्षिण में यानी कि उत्तरी पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत, उसके दक्षिण में मालवा का पठार और उसके दक्षिण में विंध्यन पर्वत, और विंध्यन पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी। विंध्यन पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका क्रम भी आप याद कर लेंगे तो आपका माइंड में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए छोटा नागपुर का पठार, यह जो है छोटा नागपुर का पठार है। यह जो ब्लैक स्पॉट जो काला कलर का धब्बा दिख रहा है यह छोटा नागपुर पठार है। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत, यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है ना, यानी पश्चिमी तट के सहारे जो रेड कलर का जो लाल कलर का ये आपको दिखाई दे रहा है यह पश्चिमी घाट पर्वत है। और पूर्वी घाट पर्वत, यहाँ जो पूर्वी तट के साथ साथ यह जो है यह पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है ना, पूर्वी घाट से लगे हुए जो पर्वत है वह पूर्वी घाट पर्वत हो गया। नीलगिरी पर्वत यानी कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ पर आ करके मिल जाते हैं, यह जो रेड कलर का ये जो दिख रहा है बड़ा सा गोला स्पॉट, यानी कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जिस जगह पर आ करके आपस में मिल जाते हैं और एक पर्वतीय गांठ जो बनता है वही नीलगिरी पर्वत है। आप समझ गए। हाँ, ये नीलगिरी पर्वत। और दंडकारण्य पठार, यानी कि यह जो है क्षेत्र जो काला स्पॉट जो देख रहे हैं यह दंडकारण्य पठार है। ठीक है, उसके बाद शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार यहाँ जो आप देख रहे हैं, और यह जो है वह छोटा नागपुर के पठार में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं इसी का उत्तरी हिस्सा है।
मैं इसको पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, यहाँ भी मैं उस पर चर्चा करूँगा, लेकिन आप इसको ये समझिए कि इसी का यह हिस्सा है, बीच में यह एक गैप के द्वारा अलग हो गया है, जिस गैप को मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं, जो मैं पीछे अच्छा चर्चा किया हूँ, अभी मैं यहाँ भी बताऊँगा। आप बस ये समझिए कि यह शिलांग का पठार है, ठीक है। यहाँ जो आप 3 ठो लाल कलर से जो देख रहे हैं पहाड़ी जो बना हुआ है, यह शिलांग के पठार में है, जिसमें गारो, खासी और जयंतियाँ, यह गारो, खासी और जयंतियाँ, यह 3 जो हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक यहाँ 2 मिकिर और रेंगमा, यह कहाँ कहाँ पर स्थित है मैं अभी चर्चा करूँगा। यह अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पहाड़ी, यह नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में आप जो यहाँ देख रहे हैं यह अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है ना। यह अन्नामलाई पहाड़ी है और उसके दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, यानी कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, यानी कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का सबसे दक्षिणी पहाड़ी, सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सा हुआ, यह कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। तो अभी आप इस मानचित्र पर समझ लिए होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पढ़ना हमको क्या क्या है, समझ गए। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस अरावली पर्वत से। किससे, अरावली पर्वत से। यहाँ जो आप देख रहे हैं अरावली पर्वत, आइए इससे हम शुरू करते हैं। अरावली पर्वत, आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, अरावली पर्वत लिखिए और उसके बारे में आप पहले गौर से सुनिए, फिर बाद में आप नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो फास्ट लगेगा तो आप इसको पॉज भी कर सकते हैं या बैक करके भी आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं यहाँ से और समझ सकते हैं। तो अरावली पर्वत जो है वह गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के मजनू टीला तक यह विस्तृत है। यानी अरावली पर्वत का विस्तार मैं पहले बता रहा हूं, आप हेडिंग डालिए कि अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली के मजनू टीला तक इसका विस्तार है और यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी पश्चिमी सिरे पर विस्तृत है। अरावली पर्वत कहाँ विस्तृत है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी पश्चिमी सिरा, आप देख रहे हैं उत्तरी पश्चिमी सिरा यहाँ पर स्थित है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है आप लिख लिए। प्रायद्वीपीय और हाँ, अरावली पर्वत जो है वह बहुत ही प्राचीन वलित पर्वत है। अपने समय में अरावली पर्वत एक विशाल वलित पर्वत हुआ करता था, लेकिन अभी वह एक अवशिष्ट के रूप में सिर्फ बचा हुआ है। यानी कि यह प्राकृतिक के द्वारा ही इसका अपरदन हो गया, पहाड़ कट छट गया और नदियों के द्वारा इसको बहा दिया गया या बरसात के पानी के द्वारा भी यह धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंचा और धीरे धीरे वह छोटा होते चला गया, अभी एक अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। यानी कि प्रश्न ऐसा ही बनता है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है, तो अरावली पर्वत, जो अभी एक अवशिष्ट के रूप में बचे हुए हैं। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप उसको वैसे वैसे लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो अरावली पर्वत की लंबाई जो है वह 800 किलोमीटर में विस्तृत है। तो अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर में विस्तृत है और यह राजस्थान में इसका नाम जरगा पहाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का जो है दक्षिणी सिरे पर अरावली पर्वत को जरगा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, अभी इसको आप समझे और इसकी लंबाई कितनी है इसको आप समझे। अरावली पर्वत पर ही माउंट आबू जो है इसकी सर्वोच्च शिखर है। माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, समझ गए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर जो है वह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो माउंट आबू पर्वत में है, ठीक है ना। या माउंट आबू की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, ठीक है ना। और इस माउंट आबू पर्वत पर या गुरु शिखर चोटी पर जो है वहां पर
जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है ना। वहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर है जो जैन धर्म से संबंध रखता है, यानी कि गुरु शिखर पर कौन सा मंदिर है, तो दिलवाड़ा मंदिर है, और वह जो है जैन धर्म से संबंधित है। समझ गया आप। यानी कि अरावली पर्वत का मुख्य जो विशेषताएं हैं मैं उसको अभी चर्चा किया। और अरावली पर्वत का एक विशेषता और है कि यह जो बनास नदी जो है वह जो है अरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है, और काटते हुए ला करके वह चंबल में मिल जाती है। समझ गए आप। यानी कि अरावली पर्वत में जो है वह जो है वहाँ से बनास नदी जो निकलती है वह इसको पश्चिम से पूरब की ओर काटती है और वह ला करके चंबल में मिल जाती है। देखिए आप, बनास नदी है, यह आकर के चंबल में मिल जाती है। समझ गए आप। तो अरावली पर्वत से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अगला जो है मालवा का पठार। अगला समझते हैं मालवा का पठार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है मालवा का पठार, आप हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग में लिखिए मालवा का पठार और इसके बारे में क्या है। इसमें महत्वपूर्ण इसकी विशेष मतलब मालवा के पठार को हेडिंग डाल करके आप इसमें नोट कीजिए कि मालवा का पठार जो है वह अरावली पर्वत के दक्षिण में और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है। मालवा के पठार कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत के दक्षिण में, और विंध्याचल पर्वत, यह जो लाल कलर का देख रहे हैं यह विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, और अरावली पर्वत के दक्षिण में, अरावली पर्वत के दक्षिण में और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार स्थित है। और इसका निर्माण, मालवा पठार का निर्माण जो हुआ है वह लावा से हुआ है। किससे हुआ है? मालवा पठार का निर्माण लावा से हुआ है, यानी कि बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यही कारण है कि मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। समझ रहे हैं आप। यानी कि मालवा पठार का निर्माण जो हुआ है वह लावा से हुआ है, लेकिन शांत लावा से हुआ है। यानी कि शांत लावा का मतलब ये हुआ कि लावा का उत्थान जो है या वहाँ से लावा जो निकल रहा था वह शांत मात्रा में, मतलब धीरे धीरे निकलते हुए परत बाई परत वहाँ पर जमते चला गया, जिससे कि चट्टान का निर्माण होते चला गया। समझ गया ना। यानी कि शांत लावा से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। यानी कि किस प्रकार के चट्टान से? तो बेसाल्ट चट्टान से। इसीलिए वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। और एक चीज़ और है कि मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ जैसे चंबल हो गया, काली सिंध, यानी कि मालवा पठार से चंबल, बेतवा, काली सिंध जो नदियाँ ये सब निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं मालवा के पठार से, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। लेकिन मुख्य नदी जो है चंबल, बेतवा, काली सिंध जो है वह सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किधर प्रवाहित होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसकी एक विशेषता नदी की ओर है कि मालवा के पठार से निकलने वाली जो चंबल जो नदी है उसकी नदी जितनी भी सहायक नदियां होती हैं, छोटी बड़ी जो भी सहायक नदियां हैं, वह उस क्षेत्र को इतने काट छाट दिए हैं। किसको? मालवा के पठार में चंबल नदी के आसपास वाले क्षेत्र में इतने काट छाट दिए हैं कि वहाँ पर खड्ड का निर्माण हो गया है, यानी कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण हो गया है। जैसे कि देखिए, यह मान लीजिए कि यह मालवा का पठार है, यहाँ से ये नदी ऐसे ऐसे काट करके चंबल नदी है, इसकी सहायक नदी मान के चलिए कि ऐसे ऐसे बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सब काट करके इसकी सहायक नदी है ये हो गया, इसकी सहायक नदी है ये हो गया। ये सभी एक खड्ड, जिसको महाखड्ड यानी कि गड्ढा का निर्माण, उबड़ खाबड़ भूमि, जिसको अवनालिका भी कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? अवनालिका। अवनालिका या महाखड्ड, अवनालिका या महाखड्ड भी कहा जाता है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को, चंबल घाटी क्षेत्र को या मालवा के पठार पर क्षेत्र को काट छाट दिया गया है, जिससे बीहड़ या उबड़ खाबड़ भूमि, यानी बीहड़ उसको बोलते हैं जो जमीन उबड़ खाबड़ हो, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो गया है, जिससे अवनालिका भी कहा जाता है। ठीक है ना।
यही कारण है कि चंबल के डाकू आप नाम सुने होंगे कि चंबल का डाकू, यानी कि डाकू चंबल में ही क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनको छुपने के लिए बहुत सारे खाई, ठीक है ना, बहुत सारे खाई या उबड़ खाबड़ ज़मीन जो है ऊंच नीच या ऐसे ऐसे खाई हैं जहाँ पर उन लोगों को छुपने की बहुत ही मतलब छुपने का जगह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कभी भी उनको किसी से, पुलिस प्रशासन से या किसी से सामना करना होता है तो वो छुप करके आराम से अपना लड़ाई लड़ सकते थे या छुप जाते थे, ठीक है ना। तो वो चंबल की डाकू कहलाते थे, है ना। आज भी चंबल के डाकू फेमस हैं। तो चंबल में ही क्यों, आप समझ गए, क्योंकि वहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन का निर्माण, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण चंबल नदियाँ और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर औनालिका का निर्माण हुआ है और जिसे बीहड़ भी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आता है कि किस क्षेत्र में औनालिका अपर्दन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो मालवा के पठार पर, यानी कि चंबल घाटी, चंबल नदी घाटियों के पास, आप समझ गए। यानी कि एग्जाम में प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछे कि भारत में कहाँ पर औनालिका अपर्दन देखने को मिलता है, तो उसका उदाहरण क्या होगा, मालवा का पठार, यानी कि चंबल नदी घाटी का क्षेत्र, क्योंकि उस नदियों के द्वारा काट करके वहाँ पर बीहड़ या उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक इसको देखिए। मालवा का पठार हो गया। विंध्यन पर्वत हेडिंग डालिए और इसमें आप लिखिए कि विंध्यन पर्वत का विस्तार जो है वह मालवा के पठार के दक्षिण में और नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में। विंध्यन पर्वत का विस्तार मालवा पठार के दक्षिण में और विंध्यन पर्वत का विस्तार जो है, विंध्यन पर्वत का विस्तार मालवा पठार के दक्षिण में और नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में यह विस्तृत है, ठीक है। यानी कि विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है। आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि विंध्यन पर्वत श्रेणी के जो पूर्वी हिस्से में दो पर्वत श्रृंखला, आपको यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि विंध्यन पर्वत के पूर्वी भाग में दो पर्वत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको पूर्व में इसका नाम अलग है, एक कैमूर और एक मांडेर, ठीक है ना। कैमूर और मांडेर यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में, यानी विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में दो पर्वत है, जिसको कैमूर, जिसको क्या बोलते हैं, एक को कैमूर और एक को मांडेर, ठीक है ना। ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि कैमूर और मांडेर किस पर्वत श्रृंखला में आता है, तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला में ही है, ठीक है ना। उसके पूर्वी भाग को विंध्यन पर्वत श्रृंखला में या विंध्यन पर्वत श्रेणी में जो पूरब की ओर दो पर्वतें हैं, उसी को कैमूर और मांडेर कहा जाता है, ठीक है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी आप समझ गए होंगे कि यह मालवा पठार के दक्षिण में और नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। और चलिए मैं आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों को मैं कवर कर लूँगा, और नहीं तो अगर थोड़ा छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो 2 वीडियो और आएगा जिसमें प्रायद्वीपीय भारत का पठार कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि अगर आपको मेरा पढ़ाई में जो भी जैसा भी महसूस होता होगा, अगर अच्छा लगता होगा तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे भी हौसला मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, अगर मन में कोई प्रश्न राइज होता होगा या कोई शंका लगता होगा कि नहीं ये चीज़ हमको पूछना चाहिए, तो आप कमेंट करके वहाँ पर ज़रूर पूछें। मैं उसका रिप्लाई यथासंभव पूरे देने की पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है ना।
तो आज का मैं टॉपिक यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।